Hello students, welcome to my channel Biz Classroom and I am Dr. Jyoti Prakash and इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट 3 की बात करेंगे और यूनिट 3 में जो टॉपिक्स हैं वो है बजट एंड टाइप्स ऑफ बजट। सो चलिए शुरू करते हैं इन टॉपिक्स पे डिस्कशन को। सबसे पहले समझने की बात है कि ये बजट होता क्या है। बजट एक तरीके का फिनेंशियल प्लान होता है जो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। जनरली एक साल के लिए बनता है या कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है, बट ये जनरली एक साल के लिए बनाया जाता है और ये एक ऐसा एस्टिमेटेड कह सकते हैं एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी ये एस्टिमेट करती है कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी और उसके बदले में कितना एक्सपेंडिचर करेगी। एक कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ प्लान्ड एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ फ्यूचर टाइम पीरियड। नेक्स्ट इसमें समझने की बात है कि आप बजट कितने तरीके के, जो नेक्स्ट टॉपिक है कितने तरीके के बजट्स होते हैं। सबसे पहला बेस्ड ऑन टाइम के बेसिस पे दो तरीके के बजट होते हैं, शॉर्ट टर्म बजट और लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट होता है कि एक स्मॉलर या शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, जनरली मंथली कह सकते हैं या क्वार्टरली कह सकते हैं। पर्पस होता है इन बजट्स का डे टू डे टैक्टिकल प्लानिंग के लिए। लाइक जैसे एग्जांपल ले ले कि हाँ अप्रैल से जून 3 मंथ्स का है, इसका सेल्स बजट या कैश बजट प्रिपेयर करना है। लॉन्ग टर्म बजट जस्ट इसका रिवर्स होता है कि ये शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए नहीं, ये कम से कम एक साल या उससे ज्यादा के लिए बनाया जाता है और इसका जो पर्पस होता है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लान है 3 साल के लिए, या फिर R&D इन्वेस्टमेंट है 5 और 4 ईयर्स के लिए, और इसका यूज होता है लाइक जैसे एक्सपेंशन करना चाह रही है कंपनी या न्यू प्लान सेटअप करना चाह रही है। वहां पे लॉन्ग टर्म बजट की का डिसीजन लिया जाता है या लॉन्ग टर्म बजट प्रिपेयर कराया जाता है। जो सेकंड टाइप ऑफ बजट है दैट इज फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या होता है कि ऐसा बजट जिसमें किसी भी तरीके के आउटपुट या एक्टिविटी लेवल चेंज होने पर भी चेंज नहीं होता है। लाइक जैसे अगर आपने 10,000 यूनिट्स के लिए फिक्स बजट बनाया है तो एक्चुअल प्रोडक्शन 8,000 हो या 12,000 होने पर भी बजट सेम रहेगा। और ये जनरली सूटेबल होता है इस तरीके का बजट जहाँ पे स्टेबल कंडीशन हो, एक्टिविटी लेवल प्रिडिक्टेड होती है, जहाँ पे किसी भी अनफोर्सीन फोर्सेस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे कंपनी फिक्स बजट बनाती है। सेकंड बजट जो है इसमें फ्लेक्सिबल बजट है कि इसको हम एडजस्ट करते हैं या फिर ये जो बजट होता है ये एक्चुअल आउटपुट के लेवल के हिसाब से एडजस्ट होता है। सपोज कि आपको 8,000 या 10,000 या 12,000 यूनिट के लिए अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट की है तो एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे रिलेवेंट कॉस्ट पिक की जाती है। लाइक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और एक्यूरेट कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी ये हेल्पफुल होती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फिक्स बजट क्या होता है कि जहाँ पे अनफोर्सीन फोर्सेस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता या फिर आप जो प्रिडिक्ट कर पा रहे हो वो सही हो रहा है बिकॉज फोर्सेस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो ये फिक्स रहता है। फ्लेक्सिबल कि जैसे आउटपुट है या कोई अलग तरीके की एक्टिविटी तो उसके हिसाब से ये चेंज भी होता है। नेक्स्ट जो बजट है दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शन। सबसे पहला इसमें जो बजट टाइप है दैट इज सेल्स बजट। सेल्स बजट क्या होता है? एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम और रेवेन्यू का एस्टिमेट सेल्स बजट में कि कितना सेल होगा और उसके बदले में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। सेकंड टाइप ऑफ बजट इज व्हाट? प्रोडक्शन बजट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड करना है बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट। आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। प्रोडक्शन बजट इज ऑल अबाउट, नाम से ही समझ में आ रहा है, एस्टिमेटेड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। परचेज बजट कि कितना मटेरियल और गुड्स हमें खरीदना है। कैश बजट एक तरीके से एस्टिमेशन ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। लेबर बजट एक तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ लेबर आवर्स एंड कॉस्ट। ओवरहेड बजट जो आपके खर्चे हो रहे हैं इनडायरेक्ट उनको आप फोरकास्ट कर रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए आप एक तरीके से जब फोरकास्ट कर रहे हो या बजट बना रहे हो। मास्टर बजट कंसोलिडेटेड बजट जहाँ पे और तरीके के जितने भी तरीके के फंक्शंस और हैं वो सबका एक तरीके से क्यूमुलेटिव या सबका कॉम्बिनेशन आप लेके इसको बना सकते हो। ये क्योंकि अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे जो बजट प्रिपेयर हो रहा है उसको कहते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। नेक्स्ट अब समझने की है कि बात की बजट की तो हमने बात कर ली, अब हमें बात करना है कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है।
सो बजटरी कंट्रोल एक तरीके से क्या है, सिर्फ बजट बनाना नहीं है। बजट को आपको क्या करना है, बजट को आपको ध्यान रखना है कि उसका लेवल बढ़े नहीं, वो एकदम सेम रहे। सो बजट बनाना ही काफी नहीं है, उसको कंट्रोल करना भी पड़ता है, और ये काम होता है बजटरी कंट्रोल का। सो बजटरी कंट्रोल का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट से कंपेयर करना और करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक है, जो आपने एस्टिमेटेड किया था जो सारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को, उसके अगेंस्ट में जो एक्चुअली आया है आप उसको कंपेयर करते हो और देखते हो कि क्या डेविएशन आया है, क्या वेरिएंस आया है, और जो भी है अगर सही है तो इट इज गुड। अगर लग रहा है कि किसी तरीके का वेरिएंस आया है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। सो बजटरी कंट्रोल के स्टेप्स हैं कि कैसे हम बजटरी कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को ये पहले डिसाइड करना होता है कि बजट बनाने का पर्पस क्या है। लाइक कॉस्ट रिड्यूस करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना है। क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, द कंपनी हैज टू डिसाइड इट्स ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। जैसा ऑब्जेक्टिव होगा उसके हिसाब से बजटिंग प्रोसेस आगे प्रोसेस करेगा या आगे फर्दर मूव ऑन करेगा। सेकेंड वन इज है प्रिपरेशन ऑफ बजट। प्रिपरेशन ऑफ बजट इज ऑल अबाउट हर डिपार्टमेंट अपना बजट बनाता है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, एचआर है, और उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप बजट का प्रिपरेशन कर रहे हो कि हाँ कितना लगेगा या कितना करना है। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ बजट। अप्रूवल में कि जो भी प्रिपेयर्ड बजट है उसको टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करता है। टॉप की क्या एजम्पशन रियलिस्टिक है जो आपने करा है, क्या टारगेट अचीवेबल है। अगर सब कुछ ठीक है तो बजट अप्रूव कर लिया जाता है, अगर नहीं है तो रिवाइज करने के लिए वापस भेज दिया जाता है। यानी कि अगर ये सब कुछ एक तरीके से चेकिंग और ट्रायल एंड चेक है कि अगर चेक हो रहा है तो आगे जाएंगे, नहीं तो फिर वापस फिर से उस पर वर्क किया जाएगा। अगर इफ द टॉप मैनेजमेंट फाइंड कि हाँ जो बजट बनाया है वो रियलिस्टिक है, अचीवेबल है, तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है। और अप्रूव करने के बाद आगे होगा कम्युनिकेशन ऑफ बजट। कम्युनिकेशन ऑफ बजट इज लाइक बजट सिर्फ बनाना नहीं है, आपको उसको इफेक्टिवली तरीके से कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। और ये क्यों जरूरी होता है, बिकॉज हर डिपार्टमेंट को अपना टारगेट पता होना चाहिए। सेल्स टीम को भी सेल्स टारगेट, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि आप जो सेल्स टीम को टारगेट दे रहे हो दैट शुड बी नोन टू ऑल द सेल्स पर्सन जो उस काम को कर रहे हैं। प्रोडक्शन टीम को मालूम होना चाहिए कि भाई प्रोडक्शन क्वांटिटी हमें कितना बनाना है या हमें कितना प्रोडक्शन देना है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी चाहिए मालूम होना चाहिए कि एक्सपेंसेस कितना हमें करना है और उसके अगेंस्ट में कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। हर डिपार्टमेंट तक ये जो बजट अप्रूव हुआ है उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब कम्युनिकेट कर दिया, अब वो क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट मीन्स हर एक डिपार्टमेंट बिकॉज दे आर नोइंग कि उन्हें क्या करना था, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। यहाँ पर क्या होगा, ट्रैक आउट किया जाएगा द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद किससे करेंगे, जो आपने एस्टिमेट। नेक्स्ट स्टेप है कंपैरिजन एंड एनालिसिस। कंपैरिजन सिंपली कि जो आपका एस्टिमेटेड था और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुआ है उन दोनों को हम एक तरीके से कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या डिफरेंस है, और जो डिफरेंस आया फेवरेबल है, अगर ऑब्वियसली डिफरेंस है तो वो अनफेवरेबल है, और अगर जैसा सोचा था वैसे ही हुआ है तो इट विल बी फेवरेबल। फिर नेक्स्ट में हम करते हैं करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन इज लाइक कि अगर कहीं पे अनफेवरेबल है या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है एक्शन की वजह से, तो जस्ट रेक्टिफाई दैट। एंड रिवीजन ऑफ बजट्स लाइक कि अगर जो हम करेक्शन कर रहे हैं उसमें किसी तरीके की रिविजन्स या कंडीशंस में एजम्पशन में चेंज लाने की जरूरत है तो वी जस्ट डू दैट। सो इट इज ऑल अबाउट दीज आर द स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं बजटरी कंट्रोल में। नेक्स्ट है फिक्स्ड बजटिंग। फिक्स्ड बजटिंग इज लाइक ये एक ऐसा बजट होता है जिसमें लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी हो, आपका बजट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। ये वन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और बेसिकली ये जो बजट तैयार होता है ये वैसी सिचुएशन के लिए होता है जब लगता है कि आपके मार्केट में कोई भी अनफोर्सीन ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स आपका जो इन्वायरमेंट है वो स्टैटिक रहेगा एंड आप ऑपरेशंस को भी इजीली प्रेडिक्ट आउट कर सकते हो। सो फिक्स्ड बजटिंग इज ऑल अबाउट व्हाट कि व्हाट एवर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इट विल नॉट अफेक्ट
द अमाउंट ऑफ बजट जो आपने फिक्स कर रखा है। जैसे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि कंपनी प्रिपेयर करती है बजट ऑफ 10,000 यूनिट्स और एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 12,000 या 8,000 भी आता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फिक्स्ड ही रहेगा बजट जो 10,000 यूनिट्स के लिए फिक्स किया गया था। नेक्स्ट है एडवांटेज। इसका एडवांटेज ऑब्वियसली क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है और ये फिनेंशियल टारगेट भी इसमें आप इजीली क्लियर सेट आउट कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। लिमिटेशंस ये है कि जैसा आप अनरियल लगता है सुनने में कि आप मार्केट में जो फैक्टर्स है मार्केट स्टैटिक होगा, जबकि हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा जो बिजनेस है या मार्केट ये बहुत ही डायनेमिक है, किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर का इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो ये एक तरीके से लिमिटेशन है कि डायनेमिक और अनसर्टेन इन्वायरमेंट है, इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक ही रहेगा। और क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, तो इससे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में भी क्या है, हम चेकआउट मतलब हम इजीली परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आउटपुट कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो वी कैन नॉट चेक आउट वॉट कि हाँ हम परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशंस। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल बजटिंग। ये इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द फर्स्ट वन, फिक्स्ड बजटिंग। फ्लेक्सिबल की जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा या एक्टिविटीज बढ़ेगी उस हिसाब से बजट का अमाउंट भी बढ़ेगा, या जो अपने बजट फिक्स हुआ है उसमें भी हम एडजस्ट और चेंजेस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में भी है कि जैसा वॉल्यूम में चेंज आएगा उसके हिसाब से इस बजट को हम फिक्स आउट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये मोर रियल है। रियल क्यों? क्योंकि वी नो कि यहाँ मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत सारे ऐसे डायनेमिक फोर्सेस और फैक्टर्स प्रिवेल करते हैं जो आपके कंडीशंस को या आपकी सोच को या आपके बजट को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है कि इफ अ फैक्ट्री मेक्स बजट फॉर 8,000, 10,000 और 12,000 यूनिट्स, तो ये क्योंकि अलग अलग बजट है तो ये क्या है अलग अलग तरीके से, मतलब ये यूनिट्स का प्रोडक्शन अलग अलग है तो ऑब्वियसली बजट भी अलग अलग होगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट है। यूनिट्स 8,000 है तो ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट कम लगेगा तो उस हिसाब से लेसर, एंड 12,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा आपको अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली इसके लिए द बजट डिटर्मिनेशन ऑफ बजट विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट है एडवांटेज। ये अडेप्टेबल टू रियल वर्ल्ड चेंजेस है, ये रियल वर्ल्ड की चीजें जो हैं उसको अडॉप्ट करता है। अगर किसी फैक्टर का इम्पैक्ट आया है तो उसको उसको करेक्ट करना या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना जिससे कि उनकी सिचुएशन मार्केट में बनी रहे। कॉस्ट एंड कंट्रोल एंड वेरिएंस एनालिसिस भी लाइक आप हर समय प्रिडिक्ट करते रहते हो कि हाँ क्या चेंज होने वाला है, तो इजीली आप कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है आपके एस्टिमेटेड और एक्चुअल में तो उसको भी एनालाइज करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि अगर आप ज्यादा आउटपुट आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, अप्रेज कर सकते हो किसी की परफॉर्मेंस को जिसकी वजह से ज्यादा आउटपुट हुआ है। और अगर कोई कम है, अंडर परफॉर्मर है, तो उसके हिसाब से आप अलग बजट का डिटर्मिनेशन कर सकते हो। लिमिटेशन है ऑब्वियसली मोर कॉम्प्लेक्स है, आपको हर किसी के लिए या हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए अलग अलग काम करना है। सो इट इज नॉट सिंपल, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स टू प्रिपेयर। एंड इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है, लाइक फिक्स्ड को अलग देखा जाता है, वेरिएबल को अलग देखा जाता है, सेमी वेरिएबल को अलग देखा जाता है। तो ऑब्वियसली इट इज अ एफर्ट टेकिंग प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस बजट। नेक्स्ट है सेल्स बजट। नाम से ही समझ में, बजट तो समझ में आ रहा होगा, एक तरीके का एस्टिमेशन और एजम्पशन। अब सेल्स बजट की अगर हम बात करें तो सेल्स बजट क्या होगा, द एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ओवर मतलब कह सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम पीरियड। और ये क्या करता है, एस्टिमेट करता है कि कितने नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंपनी है जो आगे आने वाले समय में जनरेट कर सकती है। एंड इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बजटिंग प्रोसेस। ये बेसिकली हम कह सकते हैं अभी जितने भी तरीके के हम बजट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बजट, उसमें से द बेसिक वन इज सेल्स बजट, बिकॉज इसी पे सब कुछ डिटरमिन होता है आगे जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक अभी प्रोडक्शन बजट पढ़ेंगे हम लोग, परचेज बजट पढ़ेंगे, कैश बजट पढ़ेंगे, तो सबका बेसिस क्या होता है, ये सेल्स बजट होता है। बिकॉज सेल्स ही वो एस्पेक्ट है जहां से कंपनी पता कर पाएगी कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, और जैसा रेवेन्यू होगा उसी के हिसाब से आपका प्रोडक्शन, उसी के हिसाब से आपका परचेज, उसी के हिसाब से आपका कैश का डिटर्मिनेशन होगा। सो सेल्स बजट इज व्हाट, a forecasted statement of what
expected sales revenue for a future time period. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्स बजट, कौन कौन से ऐसे फोर्सेस है जो आपके सेल्स बजट जो अभी आपने सोचा है या रखा है उसको अफेक्ट कर सकते हैं. सो पास्ट सेल्स डेटा एंड ट्रेंड्स. आपने कुछ सोचा है लेकिन पास्ट ट्रेंड आप देखते चले आ रहे हो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है या फिर उसको प्रिडिक्ट करना इज नॉट सो पॉसिबल. सो उसकी वजह से आपका सेल्स बजट जो आप डिटरमिन कर रहे हो वो अफेक्ट हो सकता है. मार्केट डिमांड एंड कस्टमर बिहेवियर, यस, कस्टमर्स आर कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट. सो इनके बिहेवियर में जिस भी तरीके का चेंज आता है उसके हिसाब से पूरे मार्केट की डिमांड की चेंज होती है और उसके हिसाब से जो भी आपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और सेल्स जो एक्सपेक्ट किया था वो अफेक्ट हो सकता है. इकोनॉमिक कंडीशन लाइक रिसेशन की बात कर रहे हैं या इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे में परचेजिंग पावर कैपेसिटी आपकी लो हो जाती है तो उस कस्टमर्स की, तो कहीं ना कहीं जो आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप नहीं अर्न कर पाओगे. कंपटीशन, ऑब्वियसली ये जो फोर्सेस होते हैं मार्केट में होते हैं और आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से अफेक्ट करते हैं. सो अगर लेवल ऑफ या आपके कॉम्पिटिटर्स ने आपसे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली है तो उसकी वजह से आपका जो एक्सपेक्टेड सेल्स है वो हैम्पर हो सकता है. सीजनल फैक्टर्स, अगर आप सीजनल प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो तो अगर मान लो कि जो आपका प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर सीजन में नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें मार्केट में अब जो बेवरेजेस कंपनी में जॉब करने वाले लोग हैं उनको ठंड में भी कोल्ड ड्रिंक बेचने का या फिर उनका रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट रहता है, लेकिन सेल्स पर्सन बेसिकली फाइंड डिफिकल्टी इन सेलिंग और जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो सीजन ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक इज नॉट वाइडली यूज्ड इन ठंडियों में, नहीं लोग लेते हैं. तो इसकी वजह से ये जो सीजनल फैक्टर है ये अफेक्ट करता है आपके ओवरऑल एस्टिमेशन ऑफ सेल्स को. प्राइसिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, प्राइस अगर आप ज्यादा रखोगे, होता है ना कि प्राइस अगर ज्यादा है, महंगा है तो भाई लोग नहीं खरीदते हैं. और प्रमोशन अगर आप, तो उसी हिसाब से प्राइसिंग के हिसाब से सेल्स बजट, मतलब अगर आपने प्राइसिंग सोची थी कि हाँ हम हाई रखेंगे या लो रखेंगे तो हमारा रेवेन्यू ऐसा होगा, लेकिन प्राइस की वजह से लोग नहीं खरीद रहे हैं. या प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, कस्टमर्स आर नॉट अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट. सो उन्होंने जब अवेयर ही नहीं है, विजिबिलिटी ही नहीं है, तो कहाँ से कस्टमर्स जानेंगे और कहाँ से आपका प्रोडक्ट बिकेगा. सो कहीं ना कहीं वो जो सेल्स रेवेन्यू का जो फिगर है वो हैम्पर हो सकता है. कंपनीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपका सेल्स का जो भी एस्टिमेशन है बट योर कंपनी इज नॉट हैविंग कैपेसिटी ऑफ, मीन्स हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, इफ दे आर नॉट इफिशिएंट तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्स बजट है, जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो हैम्पर होगा. सो दीज आर बेसिकली द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्स बजट. सेल्स बजट का एडवांटेज क्या है भाई? इनकम को फोरकास्ट करता है, इन्वेंट्री और प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करता है. सेल्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में, अब जैसे कि सेल्स पर्सन को आपने टारगेट दिया एंड ही और शी इज इन अ स्टेट टू अचीव दैट टारगेट, तो कहीं ना कहीं आपको एक बेसिस मिल रहा है कि आप अपने सेल्स पीपल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो. और एक तरीके से इम्प्रूव करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट. लाइक जो भी आपका एक्सपेक्टेड सेल्स है वो कैसे बनेगा, आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लोग होंगे एचआर डिपार्टमेंट, पैसे की जरूरत पड़ेगी फिनेंस डिपार्टमेंट. सो कहीं ना कहीं सेल्स बजट इम्प्रूव्स द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स जो भी अवेलेबल होते हैं. लिमिटेशन क्या है? ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, तो कभी भी अजम्पशन कैन नॉट बी करेक्ट एक्यूरेटली. सो आपने जो सोचा है वो हो सकता है कि गलत भी हो सकता है. एंड वो गलत क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबल मार्केट फोर्सेस. आपने सोचा नहीं था. अब जैसे कंपनीज ने मार्केट में अवेलेबल कराया था प्रोडक्ट, लेकिन कोरोना आ गया था, कोविड की सिचुएशन जब आ गई थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, सारी शॉप्स बंद कर दी गई थी, तो आपने जो भी एक्सपेक्टेड किया था सेल्स, तो वो तो हैम्पर हुआ ही हुआ ना, बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स. जो मार्केट हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कभी कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा. सो दीज आर बेसिकली द लिमिटेशंस ऑफ सेल्स बजट. नेक्स्ट है प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्शन बजट क्या होता है कि नाम से समझ में आ रहा है कि इट इज अ फाइनेंशियल प्लान की जो बताएगा कि हाँ हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन ऑर्डर टू मीट आउट व्हाट द एक्सपेक्टेड सेल्स. जैसे भी बात करी थी कि सेल्स बजट इज द बेसिस ऑफ, तो सेल्स बताता है कि कितना आपको मार्केट में कितनी डिमांड होगी, कितने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, एंड अकॉर्डिंगली द प्रोडक्शन बजट इज बेसिकली व्हाट giving estimation about how many units of a particular product will be produced or manufactured.
ये जो प्रोडक्शन बजट होता है ये सेल्स बजट के बाद प्रिपेयर किया जाता है और एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एक गाइड होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, क्योंकि इसके थ्रू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता चल पाता है कि उन्हें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। प्रोडक्शन बजट को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट इज इक्वल टू बजटेड सेल्स यूनिट प्लस डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी माइनस बिगनिंग इन्वेंटरी। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन बजट इज लाइक सेल्स फोरकास्ट। जैसा आपने सेल्स फोरकास्ट किया था, सपोज कि सेल्स फोरकास्टिंग में आपको लग रहा है कि उतने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करने थे, तो आपने नहीं किया, लेकिन मार्केट में डिमांड हो गई, सो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बजट अफेक्ट हो सकता है। इन्वेंट्री पॉलिसी, कि आपकी इन्वेंट्री पॉलिसी कहती है कि भाई मिनिमम हम स्टॉक रखेंगे, लेकिन मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड हो गई आपके प्रोडक्ट की कि जिसकी वजह से, और आपके पास इन्वेंट्री कम थी, मिनिमम इन्वेंट्री थी, तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन बजट अफेक्ट हो गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है, अगर इफ यू आर नॉट हैविंग 5 एम्स इफिशिएंट, और हम कह सकते हैं कि अच्छे लोग या पैसा और मशीनरी अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन बजट जो आपने सोचा है वो अफेक्ट होगा, उतने नंबर ऑफ यूनिट्स को आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है, लेबर ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, तो आप कहाँ से प्रोड्यूस कर पाओगे। एंड सीजनल फैक्टर्स जैसे अभी बताया कि उस सीजन में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर नहीं है, लाइक जैसे अगर ठंडियों में ही हम बात करें एसी की और फैंस की, कूलर्स की, तो जो भी प्रोडक्शन बजट है वो बिकॉज ऑफ नॉन सीजनल प्रोडक्ट वो अफेक्ट हो सकता है। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको समझना है। एक डेटा दिया हुआ है जून 2025 का। इसमें क्या है कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसके 3 मंथ्स का डेटा है, अप्रैल, मई एंड जून, और दिया हुआ है डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो 20% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स एंड बिगनिंग इन्वेंट्री ऑन 1 अप्रैल इज लाइक 1500 यूनिट्स। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री फॉर ईच मंथ। तो अप्रैल का हमने निकाला, और ये कैसे निकालेंगे, 20% ऑफ द नेक्स्ट सेल। सो अप्रैल का अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें किसका देखना पड़ेगा डेटा, मई का। सो 20% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 2,000। अब हम अगर मई का कैलकुलेट करें तो हमें देखना है डेटा जून का, तो जून का देखा 20% ऑफ जून सेल्स, यानी 20% ऑफ 12,000 इज इक्वल टू 2,400। अब हम देखते हैं जून का, तो 20% ऑफ जुलाई सेल्स, बट इन दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम द बजटेड सेल्स ऑफ जुलाई हैज नॉट बीन गिवन, तो हम जून को जीरो मान ले रहे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन यूनिट की, एक तरीके से एस्टिमेटेड हम कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। तो कैसे एस्टिमेशन होता है, लाइक अप्रैल, मई और जून का बजटेड सेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे 8,000, 10,000, 12,000। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री भी हमने कैलकुलेट कर लिया 2,2400 एंड 0। अब टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, बजटेड सेल्स और ये जो आप देख रहे हो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 8,000 और 2 कितना हो गया, 10। 10 प्लस 2,400 इज 12,400 एंड 12,000 प्लस 4 इज इक्वल टू 12,000। अब क्या करना है, फॉर्मूला में अगर आपको याद होगा, लेस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 1,500, तो 1,500 माइनस 2,000 माइनस 2,400, बिकॉज ये क्या है, सबकी ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो अब क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट टोटल इसको लेस कर रहे हैं, 10,000 यहाँ पे हम लेस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो 10,000 माइनस 1,500 8,500, 10,400 एंड 12,000 में घटाया तो 9,600। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। सो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्या है, ये शो करता है एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी डिसाइड होगा, दैट विल बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड टू मीट आउट द प्रोडक्शन टारगेट। अब प्रोडक्शन के बेस पे जो भी प्रोड्यूस होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि भाई कितना रॉ मटेरियल हमें लगेगा मतलब कंज्यूम करेंगे हम। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन बजट एंड द बिल ऑफ मटेरियल पर यूनिट।
इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हम करा सके सो दैट कि प्रोडक्शन में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, कॉस्ट को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, परचेज बजट को, क्योंकि ये बेस होता है रॉ मटेरियल परचेज बजट का, उसको भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड इन्वेंट्री प्लानिंग भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा है स्टूडेंट्स की, आपको इसके फॉर्मूलाज, बिकॉज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, सो आपको फॉर्मूला देखना ही पड़ेगा, रिमेम्बर करना ही पड़ेगा कि, और ये भी सोचना होगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं। सो रॉ मटेरियल कंजम्पशन का हमने फॉर्मूला ये देखा। अब देखिए ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने है, इसमें क्या दिया हुआ है कि XYZ लिमिटेड कंपनी है, इस इसको प्रिपेयर करना है जुलाई मंथ का बजट। तो मटेरियल ए और मटेरियल बी, दो तरीके के मटेरियल इन्हें चाहिए और इन्हें प्रोड्यूस करना है 5,000 यूनिट्स को। सो कैसे क्या करेंगे, कैसे बजट का कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। सो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, बिकॉज हम रॉ मटेरियल लेने जाएंगे तो रॉ मटेरियल ऑब्वियसली हम क्या खरीद करेंगे, क्वांटिटी में खरीदेंगे। सो क्वांटिटी को रिक्वायर्ड सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट पर यूनिट कितना है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 kg पर यूनिट, और यहाँ पे मटेरियल बी में 2 kg पर यूनिट। तो रिक्वायरमेंट हमने लिख दिया 3 kg एंड 2 kg। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं हमें, 5,000 दोनों में, दोनों मटेरियल के थ्रू। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 15,000 एंड 2 ये 10,000 kgs। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट को। यहाँ पर आप देखोगे पर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है। सो मटेरियल ए मटेरियल बी, टोटल क्वांटिटी कितना रिक्वायर्ड है 15,000 और इसमें कितना है 10,000। सो रेट दिया हुआ है 40 एंड 60, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज इक्वल टू 6 lakhs एंड 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज 6 lakhs। तो टोटल कितना हो गया 12 lakhs। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, पूरे प्रोडक्शन को कंजम्पशन बजट बनाते हैं इस तरीके से, कितने यूनिट अगर हमें प्रोड्यूस करने हैं तो कितना पैसा हमें लगेगा, कितना एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। सो उसी का एक तरीके से नर्शल में दिया हुआ है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट को। तो टोटल कंजम्पशन कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है 12,000, बिकॉज हम बजट के थ्रू क्या करते हैं, रेवेन्यू और साथ ही साथ कॉस्ट का भी एस्टिमेशन करते हैं। तो रॉ मटेरियल कितना चाहिए, साथ ही साथ वो उसमें हमें कितना पैसा लगेगा उसका भी डिटर्मिनेशन होता है। अब नेक्स्ट है रॉ मटेरियल परचेज बजट। सो रॉ मटेरियल परचेज बजट, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, एस्टिमेट करता है, ये एस्टिमेट करता है द क्वांटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो कि परचेज किया जाएगा, वहां क्या था कंज्यूम होगा, यहाँ पे है परचेज किया जाएगा ड्यूरिंग अ बजट टाइम पीरियड, जिससे कि आपका प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट और इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट मीट अप कर सके। और ये कब बनता है, आफ्टर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, एंड इसको बिफोर हम बनाते हैं कैश बजट के, बिकॉज इसके ये जब बच जाता है तब हम वहां पे कैश को चेकआउट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यस खरीद के लाएं और हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दे सो दैट कि टाइमली बन सके प्रोडक्ट। ऑप्टिमम इन्वेंट्री बना के रखना सो दैट कि ना ओवर स्टॉकिंग हो ना तो अंडर स्टॉकिंग हो। कैश आउटफ्लो को मेंटेन करने, एस्टिमेट करने के लिए, बिकॉज आप देखोगे परचेज के बाद आपको पता चल पाएगा कि कितना, तो उस हिसाब से कैश का डिटर्मिनेशन होगा। और सप्लायर्स के साथ भी अगर आप परचेज करने जा रहे हो तो उनको भी आप एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि हमें कितने की ज़रूरत है और हमें कितना चाहिए। नेक्स्ट है, उसको समझने के लिए भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेम पहले वाले क्वेश्चन को ही लेते हैं, बस इसमें क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री और डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें परचेज करनी है, तो ये दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो मटेरियल बी इज लाइक इतना, आप देख रहे हो यहाँ पे 3 kg 2 kg रेट दिया हुआ है, इन्वेंट्री पॉलिसी भी है, ओपनिंग और डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए। और ये क्यों देखा जाता है, सो दैट कि वो ना तो मिनिमम और ना तो ओवर वाली सिचुएशन आए। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसमें भी सबसे पहले हम मटेरियल रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो जैसा कि पहले में भी आपने देखा था कि क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5,000 था बनाना है हमें यूनिट एंड 15,000 10,000 आ गया। तो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इज लाइक कितना प्रोड्यूस करना है हमें 15,000 और 10,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों की दी हुई है 2,500 और 2,000। ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है 2,000 और 1,500। परचेज क्वांटिटी फिर कितनी हो जाएगी, परचेज क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 15,000
और ये इन दोनों का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, इनको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों को। तो 2500 माइनस 2000 कितना हो गया, 500, और 2000 माइनस 1500 ये भी हो गया 500। अब हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन और ये जो अमाउंट आया है दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 15,000 प्लस 500, 10,000 प्लस 500, तो ये कितना हो गया, 10,500 केजी। रेट दोनों के दिए हुए थे 40 और 60, जैसा कि हम लोगों ने पुराने वाले क्वेश्चन में भी देखा था। अब दोनों का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 15,500 मल्टीप्लाइड बाई 40 एंड मल्टीप्लाइड बाई 60। तो आप देखोगे टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाए तो टोटल परचेज कॉस्ट कितना होगा जो आप एस्टिमेशन करोगे वो 12,50,000 का होगा। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिचुएशन या जो क्वेश्चंस है उनके हेल्प से हम समझ पा रहे हैं कि हमें कितना कॉस्ट लगेगा और कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड बजट्स। ओवरहेड इज नॉट न्यू टू ऑल ऑफ यू। ओवरहेड क्या होता है, एक तरीके से वो कॉस्ट जो इनकर हो रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और दीज आर द एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली, वो नहीं होते हैं बट इसेंशियल्स को, मतलब ये हम डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कह रहे, एक तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि पूरे ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस को इनकर करने में मतलब करने में परफॉर्म करने में इनकर होते हैं। और ये जो ओवरहेड बजट होता है, जैसे कि पहले भी यूनिट में बता चुके हैं कि ओवरहेड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपली होता है टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट को एस्टिमेट करना, सपोर्ट करना कॉस्ट कंट्रोल बाय स्पेंडिंग लिमिट्स। आपको पता है कि कितने कॉस्ट है तो उस हिसाब से आप लिमिट को, बजट क्योंकि एस्टिमेट कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पेंडिंग लिमिट्स को भी सेट आउट कर सकते हो। टू एलोकेट ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस, आपका जो भी ओवरहेड जिस भी अंडर में हो रहा है उसको एलोकेट करना और कैश फ्लो को गाइड करना। टाइप्स ऑफ ओवरहेड बजट, जैसा पहले बताया कि फैक्ट्री और प्रोडक्शन ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग या जो वहाँ पे पर्टिकुलर जो फैक्ट्री है वहाँ के एक्सपेंसेस, वहाँ के जो मेंटेनेंस में जो खर्च हो रहा है वो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑफिस रिलेटेड जो कॉस्ट होते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट तक अवेलेबल कराना। तो टाइप्स ऑफ ओवरहेड बजट्स। नेक्स्ट है कैश बजट। सो कैश बजट क्या होता है, एक तरीके का फोरकास्ट है जो एक्सपेक्ट कर रहा है यानी एस्टिमेट कर रहा है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, सिंपली सो दैट कि बिजनेसेस जस्ट नो कि हाउ मच अमाउंट, हाउ मच कैश दे शुड हैव इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर ऑब्लिगेशंस लाइक सैलरीज है, रेंट है और परचेजेस है। और ये जनरली तैयार किया जाता है मंथली, क्वार्टरली और अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बजट। अब देखिए कैश बजट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। कैश बजट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ ओपनिंग कैश, एक्सपेक्टेड कैश सेल्स, मतलब सेल्स से जितना आप कैश एक्सपेक्ट कर रहे हो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आपने जिन लोगों को पैसे दिया उनसे आप जब कलेक्ट करोगे तो इतना करोगे, एंड आपको पेमेंट कितना कितना करना है, लाइक सप्लायर्स को, वेजेस को, रेंट एंड अदर्स। अब हम कैसे निकालेंगे कि कैश बजट कैसे बनाएंगे, तो ओपनिंग कैश प्लस कैश सेल्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो आप कर रहे हो, तो टोटल कैश अवेलेबल कितना हो गया 60,000 का। अब इसमें से आप सारे ऑब्लिगेशंस को अपने मीट आउट करोगे, लाइक 25,000 का सप्लायर्स को देना है, वेजेस 10,000 देने हैं, रेंट एंड अदर्स 5,000 रुपीज। तो इन सबको जोड़ दिया तो कितना हो गया 25 10 मीन्स 25 प्लस 10 35 प्लस 5 35 प्लस 5 40, तो 60 माइनस 40, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आपके पास कितना बच गया 20,000। तो यू आर एबल टू सी कि यहाँ कितना आपके पास कैश है, सो दैट कि आप अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट या ऑफिस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। Master budget. Master budget is basically a comprehensive or consolidated summary of all the individual, जितने भी अभी तक हम लोगों ने बजट पढ़ा है, सेल्स बजट हो या परचेज बजट हो या प्रोडक्शन बजट हो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट हो या रॉ मटेरियल परचेज बजट हो, सबका एक तरीके से कंसोलिडेटेड समरी होता है। और ये बनाया जाता है फॉर नोइंग द अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी, और स्पेसिफिकली एक साल के लिए तैयार होता है
और इसमें इंक्लूड होते हैं ऑपरेटिंग बजट्स लाइक सेल्स, प्रोडक्शन एंड परचेज, एंड फाइनेंशियल बजट, जो भी हम लोगों ने देखा कि कैश बजट या बजटेड बैलेंस शीट जब हम देखते हैं तो ये मास्टर बजट के थ्रू देखा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टर बजट इज लाइक बिकॉज इसमें आप सारे का कंसोलिडेटेड आपको सिनेरियो पता चलता है, तो इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट फाइनेंशियल व्यू ऑफ द बिजनेसेस। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, यस बिकॉज सारे तरीके के फंक्शंस वाले बजट आप साथ लेके काम कर रहे हो तो ये कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प आउट करता है। एक तरीके से बेंचमार्क होता है कि अगर आप सारी एस्टिमेटेड चीजों के अगेंस्ट में इफ यू आर डूइंग गुड तो आपका जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी आप चेक कर पाते हो मास्टर बजट के थ्रू। एंड लोन प्रपोजल के लिए बिकॉज मास्टर प्लान बजट क्या है, कंसोलिडेटेड, इसमें आप सारे फंक्शंस के एस्टिमेशन को दिखाते हो, एस्टिमेशन और एक्चुअल को दिखाते हो। तो एक तरीके से एक ऐसा प्रेजेंटेशन टू आउटसाइडर्स, टू द एक्सटर्नल पार्टीज, जिससे कि हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल क्रेडिट जो आप चाह रहे हो वो मिल सकता है, और साथ ही साथ आपके जो इन्वेस्टर्स हैं they may show their interest in investing their amount of money in your company. नेक्स्ट है हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग। सो जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच हर एक एक्सपेंस को जस्टिफाई कराया जाता है एक नए पीरियड, मीन्स हर एक एक्टिविटी का एक नया एस्टिमेशन होता है विदाउट रिफरिंग प्रीवियस बजट। मतलब जैसे हम ट्रेडिशनल बजट मेथड में देखते हैं कि जो एस्टिमेशन होता है बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड या पास्ट ट्रेंड को देखकर, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। वो हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करता है, उनकी रैंकिंग देखता है कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है, और जनरली इसमें बजट का एस्टिमेशन उसी हिसाब से किया जाता है कि मतलब हाई वैल्यूएबल जो एक्टिविटीज हैं उनमें ज़्यादा, उससे कम जो है उसमें कम, एंड लोएस्ट दिया जाता है जो इतनी इफेक्टिव करने वाली एक्टिविटीज नहीं होती हैं। सो की फीचर्स इसके होते हैं, जैसा बताया, स्टार्ट्स एट जीरो, दिस पर्टिकुलर बजट does not consider the previous data or the past record. All activities are analyzed in terms of their cost effectiveness. Resources are allocated based on the needs and benefits, not on past trend, जैसा बताया। और efficiency और cost control, obviously ये cost control तो देख ही कर ही रहा है, ये देख रहा है कि कौन सी एक्टिविटी या कौन सा जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है इम्पोर्टेंट है, तो वहीं पर कंपनी पैसे लगाएगी। स्टेप्स इन जीरो बेस्ड बजटिंग इज लाइक डिफाइन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कंपनी को अपना फाइनेंशियल गोल और ऑपरेशनल गोल डिसाइड करना होता है कि जैसे क्या कॉस्ट को रिड्यूस करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, या फिर कुछ नया एक्सपेंशन करना है। सो जैसा ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले द कंपनी हैज टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। आइडेंटिफाई डिसीजन यूनिट्स। अब जो भी है, सपोज कि आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो आप उसमें क्या करोगे कि आपने क्या किया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट को देखा जाएगा कि कौन कितना इफेक्टिव है, किसमें ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। सो नेक्स्ट है क्रिएट डिसीजन पैकेजेस। आप जो डिपार्टमेंट बनाया है, सपोज के फिनेंस है, मार्केटिंग है, या फिर एचआर है, जो ये जितने भी डिपार्टमेंट सपोज बने हैं, हर एक डिपार्टमेंट को हम अपने कॉस्ट और आउटकम से, यानी कि कितना पैसा लगेगा, यहाँ इतना लगा रहे हैं अगर, तो कितना आउटकम मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा। सो वहाँ पे डिसीजन पैकेजेस को हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इवेल्युएट एंड रैंक पैकेजेस। अब हमने क्या किया, कॉस्ट एंड बेनिफिट के एस्पेक्ट में हमने हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक किया और क्या किया, उस हिसाब से रैंक को डिसाइड करा। अब जैसे रैंक डिसाइड हो जाएगा, देन आफ्टर द कंपनी विल व्हाट एलोकेट द रिसोर्सेस। रैंक के सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे ऊपर, कि जब तक हम मार्केट में उसको अच्छे से प्रमोट नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, कस्टमर को रिमाइंड नहीं कराएंगे, क्योंकि सिंपल सा है भाई, जो दिखता है सो बिकता है, सो आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो हमने मार्केटिंग एक्टिविटीज को रैंक 1 दे दिया। फिर आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, लोगों की रिक्वायरमेंट, फिनेंस के डिपार्टमेंट, मतलब हमने क्या अलग अलग एक्टिविटीज को उनकी रैंकिंग के हिसाब से, उनकी इंपॉर्टेंस और उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रैंक दे दिया, और जैसा भी रैंक निकला उसके बाद हमने क्या किया, एलोकेट कर दिया रिसोर्सेज को। अब इसको समझने के लिए एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन, बस एक ऐसा चीज दी हुई है कि कंपनी XYZ हैज 3 डिपार्टमेंट्स। उन्होंने क्या किया, जैसा कि इसमें बताया गया था कि आपको क्या करना है,
आप यहाँ पर पूरे एक्टिविटीज को डिवाइड कर दीजिए डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ कंपनी ने 3 डिपार्टमेंट बना दिए, मार्केटिंग, एचआर और एडमिन। एक्टिविटीज है लाइक मार्केटिंग क्या करेगा, सोशल मीडिया एड्स, एचआर एम्प्लॉय ट्रेनिंग देंगे सो दैट कि आप उस तरीके की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सको, वैसा प्रोडक्ट या सर्विसेज दे सको। एडमिन इज लाइक ऑफिस रेनोवेशन, कॉस्ट सबका दिया हुआ है, कितना कितना आ रहा है, जो एस्टिमेशन आपने किया है 50 30 70। एंड जैसा कि इसमें भी दिख रहा है, इन्होंने जो सबमिट किया है अपना डिसीजन पैकेजेस कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, मीडियम देनी चाहिए एचआर, क्योंकि वो लोग होते हैं जो कस्टमर से मिलते हैं, और एडमिन को यानी कि ऑफिस रेनोवेशन को हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट क्योंकि ज़्यादा भी हो रही है यहाँ पर, तो उस हिसाब से हम इसको लो कर सकते हैं। बजट अवेलेबल है 1 लाख रुपीज़ का, एलोकेट टू प्रायोरिटीज करना है। तो ऑब्वियसली साफ देख के समझ में आ जा रहा है कि हमें क्या करना है। जो फर्स्ट 2 है लाइक मार्केटिंग और एचआर, ये दोनों प्रायोरिटी वाइज आते हैं रैंक 1 रैंक 2 में। तो अकॉर्डिंगली जो टोटल अप्रूव्ड बजट होगा वो कितना होगा, 80,000। यानी द कंपनी विल गो फॉर मार्केटिंग और एचआर डिपार्टमेंट दियर एक्टिविटी, सोशल मीडिया एड्स एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एंड द कंपनी विल गिव लीस्ट कह सकते हैं प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी ऑन व्हाट, ऑफिस रेनोवेशन। सो इस तरीके से क्या है कि जीरो बेस्ड बजटिंग में कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता है। आप जीरो से स्टार्ट करते हो, आप पूरे ऑब्जेक्टिव को जो भी आप सेट आउट करते हो उसके हिसाब से आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बांट दिया। फिर उनको कॉस्ट और बेनिफिट के एस्पेक्ट में आपने क्या किया, उनको कंपेयर किया, और यहाँ पर आपने डिसीजन पैकेजेस लाइक कॉस्ट एंड आउटकम की बात करी, इवैल्यूएट किया, उनको रैंक दिया, और जैसी भी रैंकिंग आई उसके हिसाब से आपने उनको एलोकेट कर दिया क्या, रिसोर्सेस। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।